नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के अध्याय 1, विचारों का आदान प्रदान, भाषा के बारे में सीखेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को बोलकर, लिखकर और पढ़कर व्यक्त करते हैं। भाषा के बिना अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना संभव नहीं होता। इस पाठ में आप समझेंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है, मातृभाषा और बोली में क्या अंतर है, हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा क्यों कहा जाता है, तथा किसी भाषा को लिखने की विधि को लिपि क्यों कहते हैं। ये सभी बातें हमें भाषा की गहरी समझ प्रदान करती हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि व्याकरण क्यों आवश्यक है और यह हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने में कैसे सहायता करता है। सही व्याकरण हमारे वाक्यों को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाता है। अध्याय 1 विचारों का आदान प्रदान। भाषा हमारे विचारों के जो व्यक्त करने का माध्यम है वही हमारी भाषा है। चित्र में देखिए, माँ, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? पुत्री कहती है पत्र लेखन प्रतियोगिता। रोहन लिखता है यातायात कर्मी संकेत से यातायात संचालन कर रहा है। ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। पहले वाक्य में मौखिक भाषा, दूसरे वाक्य में लिखित भाषा और तीसरे वाक्य में सांकेतिक भाषा द्वारा मन के भावों और विचारों को व्यक्त किया जा रहा है। हम लिखकर, बोलकर और संकेत द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं। हम यदि किसी से कुछ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, किसी के विचारों को सुन रहे हैं, तो उसके दो ही तरीके हैं जो मुख्य हैं, लिखना या बोलना, और एक तीसरा भी है सांकेतिक, संकेत के द्वारा। तो ऊपर के तीनों चित्रों में किसी न किसी तरह से विचारों का व्यक्त किया जा रहा है। पहले में बोलकर, दूसरे में लिखकर, तीसरे में संकेत के द्वारा। ये भाषा के भेद कहलाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और मन के भावों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाष का बोलना। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, रूसी, फ्रेंच, चीनी, जर्मन आदि। ऐसे ही हमारे भारत में भी अनेक बोलियां बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत, पंजाबी, राजस्थानी भाषा आदि। तो बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली का रूप जो होता है सीमित होता है, उसका कोई साहित्य नहीं होता। भाषा का विस्तृत होता है, उसका साहित्य होता है। भाषा के रूप दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हिंदी भाषा में मन के भावों को और विचारों को बोलकर तथा लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। इसमें एक अन्य रूप सांकेतिक भाषा को भी भाषा के अन्य रूप के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। मौखिक भाषा, हम सभी मौखिक भाषा के माध्यम से अपनी बातें बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरा सुनकर समझता है। इसमें दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत मौखिक भाषा कही जाती है। दूसरी है लिखित भाषा, हम अपने मन के भाव और विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं, दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों को इशारों में किसी दूसरे को समझाते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस का ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है। कई बार क्लास में मैम आपको सिर्फ मुंह पे उंगली रख के इशारा कर देती हैं कि भाई चुप हो जाओ, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और मौखिक लिखित भाषा में भी, दोनों में मौखिक भाषा का ज़्यादा व्यापक क्षेत्र होता है और सांकेतिक भाषा को एक उसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सारी बिल्कुल ज़रूरी नहीं संकेत का सही अर्थ समझा जाए, यह ज़रूरी नहीं कि जो संकेत से बताना चाह रहे हैं वही माना जाए। तो इसलिए मुख्य रूप से दो ही रूप हैं, मौखिक और लिखित। मातृभाषा, मातृभाषा वह है जिसे हम सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखते हैं। मातृभाषा के साथ हमारी पहचान जुड़ी होती है। यदि हमारा जन्म हिंदी बोलने वाले परिवार में हुआ है तो हिंदी हमारी मातृभाषा होगी। वैसे ही पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, तमिल में तेलुगु। तो जो बचपन से बच्चा देख रहा है, जो बचपन से, जो कि भाषा कोई हमें कठिन लग रही है लेकिन वो कुछ उस परिवार में पैदा हुआ है बच्चा, तो वो उसको आसान लगती है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। यदि हमें हमारे जैसे एक मराठी परिवार रहता है
तो उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती इतने बड़े होने के बाद भी, और उनके घर के छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है। बोली, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। कई राज्य में कई बोलियां बोली जाती हैं। अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, मगधी, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि कुछ प्रमुख बोलियां हैं। पहले के समय में साहित्य रचना अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि में हुई थी, परंतु बाद में केवल खड़ी बोली ही भाषा की जगह रह पाई, जिसे अब हिंदी के नाम से जाना जाता है। जो खड़ी बोली है वो भाषा बन गई और उसको हिंदी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा का प्रयोग भारत देश में अधिकतम किया जाता है। जो देश के अधिकांश क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा नहीं, लेकिन इसे अभी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है क्योंकि पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, मतलब ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा क्या होती है अभी आगे जानेंगे। हिंदी भारत की राजभाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी संस्थानों, कार्यालयों और अदालतों में कामकाज के लिए किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना हिंदी दिवस। लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों द्वारा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यदि हम बोलने की बात करें तो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वही वर्ण है, वही लिपि है। और लिखने की बात करें तो जो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको यदि लिखेंगे तो उनके लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, वे चिन्ह ही लिपि होते हैं। और वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से मिले बने शब्द, शब्द से मिले बने वाक्य, वाक्य से बनी हमारी भाषा। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। कुछ भाषा और उनकी लिपि, जैसे संस्कृत की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और बंगाल की बांग्ला लिपि है आदि। व्याकरण, अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों व शब्दों को देखिए। इनके नीचे शुद्ध का शुद्ध अशुद्ध रूप लिखा हुआ है, मतलब ये जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह से लिखे हुए हैं जो लगभग समान दिख रहे हैं। अब ऐसे में इन शब्दों के प्रयोग में गलती की जा सकती है, मतलब हमें समान दिख रहे हैं तो गलती हो सकती है। तो व्याकरण की जानकारी से हम इन गलतियों से बच सकते हैं। तो किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। प्राय लोग अनजाने में अशुद्ध वाक्य शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिससे पूरा अर्थ बिगड़ जाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, शुद्ध इस तरह से लिखा जाता है पुरुष, और अशुद्ध इस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध नाग, अशुद्ध नग। नग का मीनिंग तो कुछ और भी होता है, बैल और बेल। ऊपर वाला बैल है उसका तो यही अर्थ है जो बना हुआ है, लेकिन जो नीचे वाला है वो पेड़ वाली बेल के लिए कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रीपर्स, लताएं। इनके 3 प्रमुख अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। एक बार फिर दोहराएं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और मन के भावों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। भाषा के प्रमुख रूप होते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा। किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली व समझे जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, आज हमने भाषा और व्याकरण की मूल बातें सीख ली हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।